नमस्कार FIBA सेम वन्ना विद्यार्थी मित्रों। आज हम कविता के सोपान नाम की पुस्तक में से सुभद्रा कुमारी की काव्य दिए हुए हैं, जिसमें से 3 काव्य हैं। वीरों का हो कैसा बसंत, स्वदेश के प्रति एवं तीसरा काव्य है ठुकरा दो या प्यार करो, जिसमें से हमने प्रथम काव्य है वीरों का कैसा हो वसंत, उसका हमने भावार्थ कर लिया। आज हम उनका दूसरा काव्य स्वदेश के प्रति प्रेम, यह कविता का भावार्थ करेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान का हमने साहित्यिक एवं सामान्य परिचय वो हमने आगे की वीडियो में देख लिया। अब हमें ये बात ज्ञात हो गई है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की जो अधिकांश काव्य हैं वह राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं, यानी कि उन्होंने ज़्यादातर कविताएं ऐसी लिखी हैं जिसमें राष्ट्रीय स्वर गूंजता रहता है। हमने उनके जीवन परिचय में भी देखा कि उनके हृदय में देशभक्ति की भावना है वह प्रबल रूप से देखने को मिलती है, एवं वह पहले से ही ऐसे कार्य में कार्यरत रही हैं कि जिसमें हमारे देश के लिए कुछ करने का जज्बा हो। उनकी अगली कविता में भी राष्ट्रीय भावना व्यक्त हुई है, एवं अभी जो हम कर रहे हैं कविता स्वदेश के प्रति प्रेम, इसमें भी राष्ट्रीय भावना व्यक्त की गई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व कई कवियों ने कविता में राष्ट्रीय भावना मुखरित हुई, जिसमें से मैथिली शरण गुप्त हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन दिनकर एवं सुभद्रा कुमारी चौहान आदि की कविताओं में राष्ट्रीय भावना का जो एक स्वर है वह स्पष्टतः सुनाई देता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं पर्वतीय झरनों के वेगवान झरनों की भांति देशभक्ति की क्रांति का सिहनाद करती चलती हैं। झांसी की रानी कविता ने उन्हें देशव्यापी ख्याति दिला दी थी। यानी कि संक्षेप में कहें तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविताएं हैं उनमें राष्ट्रीय भावना का स्वर वह स्पष्टतः सुनाई देता है। अब काव्य का इतना परिचय लेने के बाद हम कविता की पंक्तियों की ओर बढ़ेंगे। तो प्रथम पंक्ति है कि आ स्वतंत्र प्यारे स्वदेश आ, स्वागत करती हूँ तेरा, तुझे देखकर आज हो रहा दुना प्रमुदित मन मेरा। अब इन पंक्तियों में स्वदेश के प्रति कविता में कवयित्री ने देश के स्वतंत्र होने की कामना व्यक्त की है। कविता के आरंभ में ही वे लिखती हैं कि हे प्यारे स्वदेश, मैं तुझे स्वतंत्र देश के रूप में देखना चाहती हूँ। गुलामों की बेड़ियों से मुक्त देखकर मेरा मन है वो आनंदित हो उठता है। यानी कि कवयित्री ये कहना चाहती हैं कि जब हमारा देश स्वदेश वह स्वतंत्र हो जाता है तो मैं उस स्वतंत्र देश का स्वागत करती हूँ, और इस स्वतंत्र देश को देखकर हमारा या फिर कवयित्री का मन है वो आनंदित एवं प्रफुल्लित हो जाता है। गुलामी की बेड़ियों से मुक्त होकर, मुक्त देखकर हमारा मन है वो आनंदित हो जाता है। तो यहाँ पर कवयित्री ने एक स्वतंत्र देश की जो मनोकामना होती है, जो अपनी भावना होती है, वह इन पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने व्यक्त की है। यदि हमारा देश है वह जब स्वतंत्र हो तब हमारे हृदय में क्या क्या उमंग एवं भावनाएं उमड़ती हैं, इसका सादृश्य वर्णन कवयित्री ने प्रस्तुत पंक्तियों में किया है। अब आगे की पंक्तियां देखें तो आ उस बालक के समान जो है गुरुता का अधिकारी, आ उस युवक वीर सा जिसको विपदाएं ही हैं प्यारी। अब यहाँ पर कवयित्री की जो कामना है वह केवल देश के स्वतंत्र होने पर ही समाप्त नहीं हो जाती, लेकिन एक स्वतंत्र देश वह जब स्वतंत्र हो जाता है तब वह उत्तरोत्तर प्रगति करती रहे, उसकी भी कामना कवयित्री ने यहाँ व्यक्त की है कि एक देश है वह स्वतंत्र हो जाए तो इतना ही हमारे लिए काफ़ी नहीं है। अब वो देश स्वतंत्र हो चुका है,
अब धीरे धीरे वह स्वतंत्रता के बाद देश में प्रगति होती रहे, ये भी हमारी एक कामना होती है कि देश है वह प्रगति करे। इसलिए वह स्वतंत्र देश को वह बालक की भांति आने को कहती हैं, क्योंकि बालक में ही भविष्य की अनंत संभावनाएं छिपी होती हैं। जैसे हम कहते हैं कि एक युवा वर्ग या एक बालक ही हमारे भविष्य की धुरी है, वैसे ही कवयित्री ने यहाँ स्वतंत्र देश को बालक के समान कहा है। शून्य से ही तो शिखर तक पहुँचा जाता है, आगे वह देश को युवक की भांति आते हुए देखना चाहती हैं। प्रथम हमने देखा कि कवयित्री ने बालक के समान आते हुए देखा, फिर उसके बाद वह देश को युवक के समान देखना चाहती हैं, क्योंकि युवक में समस्याओं से जूझने और हल निकालने की क्षमता होती है, इसलिए उन्होंने देश को एक युवक की भांति देखा। अब इन पंक्तियों के माध्यम से केवल इतना ही कहा गया है कि देश है वह आज़ाद होने के बाद उत्तरोत्तर प्रगति करता रहे, और इधर दो पहलू दिए गए हैं, यानी कि देश को दो पहलुओं से देखा गया है। एक है एक बालक की तरह और दूसरा है एक युवक की तरह। जैसे एक छोटा सा बालक होता है वह धीरे धीरे बड़ा होता है, वैसे ही देश है वह जब बंधन में बंधा होगा, वह जब आज़ाद होगा तो वह धीरे धीरे प्रगति करेगा। और दूसरी तरफ युवान है, तो कवयित्री ने यहाँ देश को युवान की भांति क्यों कहा है, क्योंकि युवक हैं, युवक वर्ग हैं, यानी कि आधुनिक युवा पीढ़ी हैं, उसमें समस्याओं से लड़ने का एक जुस्सा होता है, जो हमें केवल एक युवक में ही देखने को मिलता है, क्योंकि बड़ी आयु के व्यक्ति में यह जुस्सा नहीं देखने को मिलेगा, और बालक हैं वह इस जुस्से में असमर्थ होगा। तो केवल युवक ही एक ऐसे हैं जो कोई भी समस्या हो उसे वह हल निकालने की क्षमता रखते हैं। तो कवयित्री ने यहाँ पर स्वतंत्र देश को युवक की उपमा दी है। अब आगे देखें तो आ उस सेवक के समान तू विनयशील अनुगामी सा, अथवा आ तू युद्ध क्षेत्र में कीर्ति ध्वजा का स्वामी सा। अब यहाँ पर कवयित्री ने स्वदेश को यानी कि हमारे देश को सेवक और साहसी के रूप में देखा है। आगे की पंक्तियों में हमने देखा कि कवयित्री ने देश को एक बालक और युवक के रूप में देखा। अभी कवयित्री एक सेवक और साहसी के रूप में देश को देखती हैं। सेवक से उनका मतलब है कि जिस प्रकार सेवक विनयशील और आज्ञाकारी होता है, यानी कि एक सेवक का धर्म क्या है, तो वह अपने मालिक के प्रति एकदम विनयशील और उनकी आज्ञा मानने वाला हो। उसी प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वह अपने देश को क्रूर, परपीड़क और उद्दंड देश के रूप में देखना नहीं चाहती। इस प्रकार कवयित्री ने सेवक के माध्यम से कहा है कि हमें एक ऐसे सेवक की आवश्यकता है जो अपने देश को दुख एवं पीड़ा से मुक्ति दिलाए एवं वो अपने देश के प्रति सदैव आज्ञाकारी रहे, किंतु सभ्य, संस्कारी और विश्व मंगलमय में विश्वास रखने वाला विनयशील देश के रूप में देखना चाहती हैं। हाँ, वह विनम्रता को कायरता के रूप में देखना नहीं चाहती। आवश्यकता पड़ने पर युद्ध क्षेत्र में दुश्मनों को दिन में तारे दिखाने की क्षमता की कामना करती हैं। वह अपने देश को कीर्ति की ध्वजा फहराते हुए विजयी देश के रूप में देखना चाहती हैं। अब यहाँ इन पंक्तियों में जो कवयित्री के मन में जो देश के प्रति प्रेम है वह हम यहाँ स्पष्ट देख सकते हैं कि उन्हें एक ऐसे सेवक की आवश्यकता है जो देश के लिए मर मिट डालने की क्षमता रखता हो, या फिर तो वह युद्ध में दुश्मनों को पराजय करके उनको दिन में भी तारे दिखा सकता है। यानी कि देश को एक ऐसे ही सच्चे और अच्छे सेवक की ज़रूरत है। वह एक सच्चा और अच्छा सेवक एक वीर योद्धा ही हो सकता है। अब हम काव्य की अंतिम पंक्तियाँ देखेंगे। आशा की सुखी लतिकाएँ तुझको पा फिर लहराएंगी, अत्याचारी की कृतियों को निर्भयता से दर्शाएंगी। अब कविता के अंत में कवयित्री ने आशा व्यक्त की है
कि परतंत्रता भोगते हुए गुलामों की जंजीरों में जकड़ी हुई भारतीय जनता की आशा रूपी लतिकाएं सूख चुकी हैं, मुरझा गई हैं। अब वह पुनः लहलहा उठेंगी। यानी कि इतने सालों की परतंत्रता, यानी कि इतने सालों में गुलामी भोगते हुए जो भारतीय जनता हैं वह अब सूख चुकी हैं। यानी कि उनकी जो आशा थी एक एक स्वतंत्र भारत की, वह उनकी आशा है वो निराशा में बदल चुकी हैं, मुरझा गई हैं। लेकिन अब वह वक्त आ गया है जब वह भारतीय जनता है वह वापस खिलखिला उठेगी। उनकी जो मुरझाई हुई कलियां थी वो वापस खिल उठेंगी। उनकी वह जो गुलामी की जंजीरों में जकड़े गए थे अब वह जंजीरें टूट गई हैं। भारतीय जनता अपनी निराशा के चोले को उतारकर निर्भयतापूर्वक अत्याचारियों का सामना करेंगी। यानी कि अभी तक उन्होंने, भारतीय जनता ने अत्याचारियों के अत्याचार सहन किए, लेकिन अब भारतीय जनता वह अत्याचारियों के सामने अपना आवाज़ उठाएंगी। यानी अब समय है वह बदल गया है। अब भारतीय जनता अत्याचार सहन करने वाली नहीं, लेकिन अत्याचारों का विरोध करने वाली बन गई हैं। अब वह गुलामों की जंजीरों में बंधेगी नहीं, लेकिन उन जंजीरों को ही जड़ से उखाड़ कर फेंक देने वाली हैं। अब उनकी कलियां हैं वह मुरझाएंगी नहीं, बल्कि उन मुरझाई कलियों को तोड़कर, फेंक कर वह वापस खिल उठने वाली हैं। यानी कि अब परिवर्तन आ रहा है। इस प्रकार स्वदेश के प्रति कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने स्वदेश के प्रति, स्वदेश की स्वतंत्रता के प्रति और जनता के प्रति अपनी जो मंगल कामना है वह व्यक्त की है। यानी कि भारत है वह आज़ाद हो गया है। जैसे पहले वह गुलामों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, लेकिन अब भारत है वह आज़ाद होकर उत्तरोत्तर प्रगति करता जा रहा है। और उनकी जनता भी है वह भी मुरझाई हुई ना होकर खिलने लगी हैं। वह भी अत्याचार सहन ना करके उनका विरोध करने लगी हैं। इस प्रकार हमारे भारत में, यानी कि हमारे स्वदेश की स्वतंत्रता में जो सुधार आया है उनका यहाँ पर कवियत्री ने बड़ा ही स्पष्ट वर्णन किया है। धन्यवाद।